नाउ लेट अस लुक एट द मेथोडोलॉजी ऑफ सिंपल क्रेडिट रेटिंग। सो हमारे पास यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपके पास रेशियोज हैं, सेकंड कॉलम में आपके पास रेशियो का रेंज है एंड थर्ड कॉलम में आपके पास मैक्सिमम स्कोर्स आएंगे यहाँ पर एंड फोर्थ कॉलम में आपके पास कंपनी की रेशियो यानी कि जो टारगेट कंपनी है जिसका आप कैलकुलेशन कर रहे हैं एंड फोर्थ में कंपनी स्कोर रहेंगे, जो स्कोर कंपनी को असाइन किए गए हैं वो रहेंगे। तो पहले क्या है, हम करंट रेशियो की बात करें यानी कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कि कंपनी किस हिसाब से जो अपनी ऑब्लिगेशंस है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, लायबिलिटीज है, किस हिसाब से उनको फुलफिल करेगी उसके बारे में है। तो यहां पर रेशियो दी गई है यानी कि अगर तो ये करंट रेशियो जो है दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, अगर ये 1.5 से ज्यादा रहती है तो उसके केस में मैक्सिमम स्कोर 20 दिए जाएंगे। इसी तरह से डिफरेंट रेशियो की कैटेगरी दी गई है यानी कि अगर 1.33 से 1.50 तक रहती है तो 16 मार्क्स देंगे, अगर 1.20 से 1.33 रहती है तो इतने मार्क्स देंगे। तो कंपनी जो टारगेट कंपनी है उसकी हमने करंट रेशियो यहां पर लेट किया, अज्यूम की है कि वो 1.34 है। तो अगर उसकी रेशियो 1.34 है तो कंपनी को स्कोर कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। ओके, इसी तरह से आपने DER को कैलकुलेट किया यानी कि टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ को आपने कैलकुलेट किया एंड यहां पर भी आपने डिफरेंट क्या दिए हैं, स्कोरिंग की है। तो यहां पर ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, तो यहां पर कहा गया कि अगर आपकी रेशियो जो है वो 3 से 3.5 के बीच में रहती है तो 20 मार्क्स हैं, अगर 3.5 to 4 के बीच में रहती है तो 16 है, 4.0 to 4.25 रहती है तो 12 मार्क्स हैं, अगर बिलो 3 है तो उसके केस में 0 है। एंड यहां पर अगर देखें तो कंपनी का स्कोर कितना है, 3.20 है, उसके हिसाब से कंपनी को 16 मार्क्स असाइन किए गए हैं। सिमिलरली अगर यहां पर देखते हैं PBIT टू इंटरेस्ट जो है हमारे पास रेशियो दी गई है, PBIT इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ओके, तो यहां पर जो डिफरेंट रेशियो की रेंज है वो हमें दी गई है, स्कोरिंग दी गई है एंड कंपनी का जो यहां पर रेशियो है दैट इज 2.40। तो 2.40 कहां पर फॉल कर रही है, 2.0 to 2.5। तो कंपनी को यहां पर कितना स्कोर मिलेगा, कंपनी विल गेट ओवर हियर 8 स्कोर। ओके, सिमिलरली ओवर हियर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, तो इसकी हमारे पास परसेंटेज दी गई है कि अगर 15% से अबव है तो 10 मार्क्स है। डिफरेंट रेंज यहां पर दी गई है, कंपनी का स्कोर 10 है यानी कि 9 to 10 में कितने मार्क्स रहेंगे, इसके 4 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से जो स्कोर्स है हम उस पर पहुंचते हैं एंड कंपनी के स्कोर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो कंपनी के स्कोर हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस पर भी हम कर सकते हैं, जो करंट एसेट होल्डिंग है उसके बेस पर भी कर सकते हैं, जहां पर ROCE के लिए हम मैक्सिमम स्कोर कितने लेंगे, 10 लेंगे एंड करंट एसेट्स के लिए जो मैक्सिमम स्कोर है हम 15 लेंगे। तो उनकी भी डिफरेंट रेशियो होगी जिसके हिसाब से हम उनको मार्क्स असाइन कर सकते हैं। तो बैंक्स जो हैं इंटरनली इन रेशियोज को डेवलप करते हैं, बैंक इंटरनली इन रेशियो को डेवलप करते हैं एंड उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को मैचअप किया जाता है। जैसे आपको बताया कि जो मोस्ट हेल्दी कंपनी है ज्योग्राफिकल सेक्टर में, वहां पर उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ कंपेयर किया जाता है एंड उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी क्या बनती है या प्रॉफिटेबिलिटी क्या बनती है। ओके, सो ये फर्स्ट एस्पेक्ट है सिंपल क्रेडिट रेटिंग मॉडल का जिसको हमने स्टडी किया। नाउ द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द सिंपल क्रेडिट रेटिंग मॉडल इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल कंपैरिजन के बारे में। सो मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है कंपैरिजन का वो इस चीज के रिगार्डिंग रहता है कि हमने इस चीज का पता लगाना है कि ग्रोथ हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है एंड अगर इंप्रूवमेंट होती है तो हम उसे मार्क्स दे सकते हैं एंड अगर डिटेरियोरेशन हुई है तो उसे मार्क्स कम कर सकते हैं। तो सिंपल मॉडल क्या है, ओवरऑल स्कोर के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पर अगर किसी तरह की रेशियो में डिटेरियोरेशन हुई है तो उसे हम नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से DER को कैलकुलेट किया जाता है एंड फर्दर जो हम PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेट और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स अगर इंप्रूव होती है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years तो हम 3 मार्क्स उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर सेम रहती है तो एक मार्क रहेगा एंड अगर नेगेटिव होती है या खराब होती है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं यानी कि पिछली जो हिस्टोरिकल पोजीशन रही है कंपनी की उस पोजीशन को प्रेजेंट सिनेरियो के साथ हम
कंपेयर कर रहे हैं, इंटरनली डाटा को कंपेयर कर रहे हैं कि कंपनी पहले किस मुकाम पर थी एंड अब किस पोजीशन पर है, पहले किस पोजीशन पर थी अब किस पोजीशन पर है, उस पोजीशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, आपस में कंपैरिजन करेंगे एंड अगर कोई डिटेरेशन हुई है तो नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं एंड अगर कोई इंप्रूवमेंट हुई है तो वहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो अवार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। जैसे कि करंट रेशियो को आपको बताया, इसी तरह से DER का हो गया, इसी तरह से PAT डिवाइडेड बाय नेट सेल्स का हो गया। नेक्स्ट इट इज एक्सटर्नल कंपैरिजन। तो एक्सटर्नल कंपैरिजन में क्या रहता है कि बोरोर की कंपनी की जो परफॉर्मेंस है जो उसने की है उसे हम इंडस्ट्री के डाटा के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस रही है 3 साल के पीरियड के दौरान, करंट रेशियो में, डेब्ट इक्विटी रेशियो में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स टू सेल्स की रेशियो में, उसे इंडस्ट्री एवरेज के साथ मैच करते हैं एंड अगर इंप्रूवमेंट रही है एज कंपेयर तो वहां पर हम उसे हायर मार्क्स देते हैं। अगर सेम मार्क्स रहे हैं एंड 0 और नेगेटिव दे सकते हैं अगर सिचुएशन और खराब हुई है। एंड एक बार जब आपने मार्क्स अलॉट कर दिए हैं तो आप फाइनल क्लासिफिकेशन या फिर ग्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। सो डिफरेंट सिंबल के बेस पर चलेंगे एंड जैसे हाईएस्ट सेफ्टी है तो उसका सिंबल क्या है, A+ है, जहां पर जो स्कोर कितना है आपका ओवरऑल अबव 90 रहा है। इसी तरह से हाई सेफ्टी है जिसका स्कोर क्या रहेगा, A रहेगा, सिंबल A रहेगा, जहां पर जो स्कोर है वो 80 to 90 के बीच में है। इसी तरह से फेयर हाई सेफ्टी है जिसका स्कोर A नेगेटिव है, जहां पर जो स्कोर है वो 70 to 80 के बीच में रहा है। फर्दर देयर इज मॉडरेट सेफ्टी जहां पर जो सिंबल है वो B है एंड स्कोर जो है वो 60 to 70 में है। फर्दर लो सेफ्टी जहां पर जो सिंबल है C असाइन किया जाता है, जहां पर स्कोर है 50 to 60 के बीच में रहता है एंड इसी तरह से रहता है वेरी पुअर जहां पर सिंबल जो है वो D असाइन किया जाता है एंड जो स्कोर है दैट इज बिलो 50। तो इस तरह का जो सिंपल आप मॉडल यूज कर रहे हैं रेटिंग के लिए, तो इसमें हम और रेशियोज को ऐड कर सकते हैं, यानी कि क्रिटिकल एरियाज को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कोई एडवर्स रिमार्क दिए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कोई ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, तो ओवरऑल टोटल में से आप कुछ ना कुछ जो मार्क्स हैं डिडक्ट कर सकते हैं। सो सिंपल मॉडल को आसानी से हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जो 2 कंपनीज होती हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं। ठीक है ना, यानी कि जब हम बैंक में रहते हैं तो हमारे पास तो डिफरेंट कंसर्न्स आते हैं ना रिगार्डिंग द लोन, तो कोई भी जो 2 कंपनीज होती हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं। तो आप उनके लिए अगर आप सेम मॉडल यूज करेंगे तो हम मिसलीडिंग क्रेडिट डिसीजन की तरफ पहुंच सकते हैं। सो फाइनेंशियल पैरामीटर्स को तो हमने डिस्कस करना ही करना है, लेकिन और कई इश्यूज है जिनको कंसीडर किया जाना जरूरी है। तो इस चीज को जांचने के लिए इंडस्ट्री प्रोफाइल को हम वेटेज दे सकते हैं एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को हम वेटेज दे सकते हैं। तो इंडस्ट्री प्रोफाइल को हम किन एंगल से स्टडी कर सकते हैं, लेट अस लुक एट देम। कंपटीशन के बिहाफ पर, मार्केट रिस्क के बिहाफ पर, इन्वायरमेंटल रिस्क जो है, रेगुलेटरी जो है, यूजर प्रोफाइल, इनपुट प्रोफाइल, इन सभी के आधार पर हम इंडस्ट्री प्रोफाइल को स्टडी कर सकते हैं। एंड जो मैनेजमेंट क्वालिटी है उसको किस तरह से एग्जामिन कर सकते हैं, कंपीटेंस को देखकर कि कितनी कंपीटेंस है मैनेजमेंट में चीजों को देखने के परखने की। यानी कि अगर कंपनी जो है वो तो है वॉलेटाइल, कंपनी बदलती रहती है, अगर कंपनी मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए अपने डिसीजन को चेंज नहीं करती है तो इसका मतलब है कि वो मैनेजमेंट कंपीटेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम कंपीटेंस को देखते हैं, प्रोफेशनलिज्म को देखते हैं एंड इंटेग्रिटी को देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसमें कितनी इंटेग्रिटी है। फर्दर जो ट्रैक रिकॉर्ड है एंड स्ट्रक्चर एंड सिस्टम है, इन फैक्टर्स को देखा जाता है जिसके जरिए हम जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है उसको एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 एडिशनल फैक्टर कौन से हैं, एक तो आपके पास इंडस्ट्री प्रोफाइल हो गई एंड दूसरी रही आपके पास मैनेजमेंट क्वालिटी। ठीक है, तो सिंपल जो रेटिंग मॉडल है वो काफी नहीं है, उसमें आप और चीजों को ऐड करना चाहिए जब हम 2 डिफरेंट कंपनीज की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम सिमिलर कंपनीज के लिए सिंपल रेटिंग प्रोफाइल देख लेंगे तो उससे हम मिसलीडिंग डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो इन 2 चीजों को करना यहां पर ऐड जरूरी हो जाता है। एंड द थिंग इज कि ये जो दोनों ही फैक्टर्स हैं, दैट इज इंडस्ट्री प्रोफाइल एंड मैनेजमेंट क्वालिटी जो है, इनको हम ऑब्जेक्टिव मैनर में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत सी असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो इन चीजों को हम वेटेज जो देंगे 25% तक ही देंगे, ज्यादा इसको वेटेज नहीं देंगे। एंड ज्यादा जो वेटेज दी जाएगी वो फाइनेंशियल जो आपके पास पैरामीटर्स हैं उन्हीं को दी जाएगी। एंड जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स रहते हैं वो बड़ी कंपनियों के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप ये 2 फैक्टर्स को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों को आप मेजर नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, आपको बहुत सी असेसमेंट करनी पड़ती है। एंड इसी कारण से असेसमेंट क्योंकि आपकी ऑपरेशनल लेवल पर रहेगी,
तो आप उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो वेटेज दी जाएगी इन दोनों फैक्टर्स को एग्रीगेटली, वो 25% से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। ज़्यादा जो यहाँ पर वेटेज दी जाएगी वो फाइनेंशियल पैरामीटर्स को ही दी जाएगी। तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक फैक्टर बन सकता है जिसके थ्रू जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा अकाउंट के ऊपर, हम उसे डिटरमाइन करेंगे। और दूसरे फैक्टर जो डिटरमाइन करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस लोन अकाउंट के ऊपर क्या चार्ज किया जाना चाहिए लेंडर के द्वारा, डेट वुड बी कि पास्ट डीलिंग क्या रही है, यानी कि पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है कस्टमर का, किस तरह का एंसिलरी बिजनेस रहा है एंड किस तरह की नेचर रही है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है बैंक को, उसके आधार पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज कॉमनली ध्यान में रखने वाली है कि अगर किसी कस्टमर की जो रेटिंग है वो A+ है तो उससे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जबकि जिस पर्सन की या बोरो की रेटिंग जो है वो D है उसके केस में हाईएस्ट रेट जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जाएगा। रीजन बीइंग कि D के केस में आपके पास हाईएस्ट क्या है, क्रेडिट रिस्क है। तो जितना ज्यादा क्रेडिट रिस्क होगा उतना ज्यादा रिस्क प्रीमियम जो है वो चार्ज किया जाना चाहिए। एंड जब हम टर्म लोन की बात करते हैं तो कुछ एक एडिशनल पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। लाइकवाइज जो DSCR है, डेट इज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो है, या फिर पीरियड ऑफ रीपेमेंट है, इनके ऊपर अप्रोप्रिएट, इनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, इनको वेटेज दी जानी चाहिए। DSCR का मतलब है कि क्या जो पर्सन है वो अपने डेप्ट को सर्व कर पाएगा। सो PBIT प्लस डेप्रिसिएशन वगैरह को ऐड करके प्लस जो भी इंटरेस्ट है उसको ऐड करके अगर हम उसकी इंस्टॉलमेंट से एंड जो इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है, उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास DSCR आता है। ठीक है, तो DSCR को कैलकुलेट करेंगे कि DSCR पर्सन का पॉजिटिव है या नहीं है, यानी कि वो इंटरेस्ट हमारी एंड जो रीपेमेंट है उससे सर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसी तरह से पीरियड ऑफ रीपेमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो टर्म लोन में ध्यान रखने वाली हैं। एंड दोनों ही केसेस में, चाहे वो टर्म लोन है चाहे न्यू कंपनीज है, हमारे पास जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो प्रोजेक्टेड होंगे। टर्म लोन के केस में क्यों प्रोजेक्टेड होंगे, क्योंकि टर्म लोन जो होता है वो ज्यादातर एक नए प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है, या फिर एसेट क्रिएशन के लिए होता है। एंड जहां पर भी हम एसेट क्रिएशन की बात करें, यानी कि हम इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि आने वाले समय में हमने इस एसेट से पैसा कमाना है। अगर जनरली बिजनेस पर्पस के लिए वो एसेट लिया गया है, ठीक है, तो हमने ध्यान देना है प्रपोजल के ऊपर। ठीक है, तो जहां पर आपके पास न्यू कंपनी है, नई कंपनी है या टर्म लोन है, वहां पर फाइनेंशियल आपके पास पैरामीटर है वो एक्चुअल तो होंगे नहीं, वो आपके पास क्या होंगे, फैक्चुअल होंगे या फिर प्रोजेक्टेड होंगे। ठीक है, तो उन केसेस में आप इंडस्ट्री प्रोफाइल, यानी कि जिन दो चीजों को, इंडस्ट्री प्रोफाइल को एंड जो मैनेजमेंट क्वालिटी था, इसको हमने कितना वेटेज दिया था, 25% दिया था ना, तो यहां पर इन दोनों चीजों को हम हायर वेटेज देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल होगा लोन अकाउंट के केस में, इसके अलावा जो रेटिंग है कुछ एक कट ऑफ पॉइंट्स बताती है। लाइकवाइज कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट लिमिट है उसकी इन्हांसमेंट नहीं की जाएगी अगर वो इंप्रूव नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट लिमिट है उसको आप इन्हांस नहीं करेंगे अगर आपके पास जो रेटिंग है वो फर्दर इंप्रूव नहीं होती है। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग का सिर्फ ये नहीं है कि हमें हेल्प करती है अप्रेजल के लिए, एंड सेकेंडली इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है उसके बारे में हमें बताती है, हमें ये भी बताती है, एक कट ऑफ पॉइंट की लिस्ट भी हमारे सामने आती है कि कौन सी चीज हम कर सकते हैं, कौन सी चीज हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से अगर एक्शन ऑफ रिकवरी जो है क्रेडिट एक्सपोजर के केस में वो कर लेनी चाहिए अगर आपके अकाउंट की जो क्रेडिट रेटिंग है वो C या D पहुंच गई है। ठीक है, एंड इसी तरह से हम जो बैंक्स हैं वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी कस्टमर को एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर उसकी रेटिंग जो है A- से कम है। तो ये जब चीजें जो कट ऑफ पॉइंट्स हैं ये बैंक का जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है, एंड क्रेडिट पॉलिसी में ये चीजें स्पेसिफिकली मेंशन की जाती हैं। तो ये जस्ट आपको आइडिया दिया है कि इस तरह की चीजों की कट ऑफ हो सकती है। साथ के साथ जो रेटिंग एक्सरसाइज है इससे हमें यह भी हेल्प मिल सकती है कि हम बैंक के जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है, टोटल ओवरऑल जो बैंक का क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसको भी अप्रेज कर सकते हैं। बैंक ये डिसाइड कर सकता है कि उसके पोर्टफोलियो में कम से कम जो 60% ऑफ द लोन है बाय वैल्यू, यानी कि बाय अमाउंट, उनकी क्रेडिट रेटिंग A- या उससे ज्यादा हो, तो बैंक आगे से क्या करेगा, उसी के हिसाब से लोनिंग करेगा, अदरवाइज लोनिंग नहीं करेगा। साथ के साथ इस चीज की भी जरूरत है कि ये जो वैलिडेशन है, क्रेडिट रेटिंग पैरामीटर्स है, इनको हम पीरियडिकली क्या करते हैं, वैलिडेट करते रहे। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, जब भी हम कोई नया लोन कर रहे हैं या फिर हम जब एनालाइज कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को अप्रेज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम कंपोजिशन को देखें कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कंपोजिशन क्या हो रही है हर साल। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा कि जो A- रेटेड कस्टमर थे
उसमें से 10%, फॉर एग्जांपल यहां पर हम एग्जांपल के बतौर बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास A माइनस रेटेड कस्टमर थे उनमें से 10% कस्टमर जो हैं वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉल कर गए हैं, लेकिन B रेटेड कस्टमर में से सिर्फ 5% कस्टमर हैं जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉल किए, यानी कि B रेटेड कस्टमर्स जो कि ऑलरेडी वन स्टेप लोअर थे A नेगेटिव कस्टमर से, उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो इंक्रीज हुआ है वो कम हुआ है, 5% हुआ है, जबकि जो A नेगेटिव है जो एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग है रेदर देन द B, वहां पर 10% का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इंक्रीज हुआ है। सो बैंक को अगर इस तरह का कुछ देखने को मिलता है अप्रेजल्स के दौरान, तो बैंक को उसका रीजन ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, एंड अगर रेटिंग मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। So that was all regarding the credit rating.